हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सार स्टडी चैनल में और मेरा नाम है आशीष कुमार। हम लोग नाइन्थ में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और नाइन्थ में हम लोग कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? हम लोग नाइन्थ में पढ़ रहे हैं परमाणु, अणु तथा आयन, यानी कि एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग परमाणु, अणु और एटम यानी कि एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस, इन सब के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में जान चुके हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं वैलेंसी। वैलेंसी को हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े हैं, लेकिन इसमें पूरे डिटेल्स में जानेंगे हम लोग वैलेंसी। वैलेंसी किस तरह से कार्य करता है, कैसे फॉर्मूला बनाता है, उसको किस तरह रिप्रेजेंट होता है, क्यों बनता है ऐसे ही, किसी और तरीका से क्यों नहीं बनता, ये सारी बातों का अभी मैं आप लोगों को जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग वैलेंसी जानिए क्या, कि वैलेंसी होता क्या है। तो देखिए, उसका डिफिनेशन है, आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक पिक, उस पर देखिए क्या है। A measurement of the power of an atom to combine with others by the number of hydrogen atoms it can combine with or take the place of। यानी कि उसका हिंदी में देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। एक अणु की अन्य अणुओं से संयोजित होने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। यानी कह रहा है कि कोई एक मैटर ले लीजिए, कोई एक तत्व ले लीजिए। देखिएगा बोर्ड पे, मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। सपोज डैट, मान लीजिए कि ये H2 है, ठीक, ये H2 है, तो ये क्या है? एक आयन है, सॉरी, ये अणु है, मॉलिक्यूल है ये। क्यों? क्योंकि ये एक से अधिक परमाणु, दो, एक या एक से अधिक एटम से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ दो है, ये H और ये H, ठीक। तो ये जब दो हाइड्रोजन है, तो ये दो हाइड्रोजन क्यों H2 बना, H3 क्यों नहीं बना दिया? इस सवाल का जवाब हम लोग आज भी जानने वाले हैं। तो देखिए, यही होता है संयोजन क्षमता। अब संयोजन क्षमता होती है, संयोजकता होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि संयोजकता हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक। तो संयोजकता निकालेंगे तब ना जानेंगे कि उसकी संयोजन क्षमता। जैसे सपोज डैट, मान लीजिए कि मेरी क्षमता कितनी है, 50 केजी वजन उठाने की है, ठीक। तो हम ये बता रहे हैं ना कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रही कि 50 केजी मेरी क्षमता है उठा लेने का भार। उसी तरह कह रहा है कि कोई एटम है, कोई भी एलिमेंट है, जैसे कार्बन ले लीजिए। अब इस कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, यानी कि वैलेंसी इसकी कितनी होगी, ये कैसे पता करेंगे? कोई ना कोई इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो आइए अब ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक संयोजकता हम लोग दो तरह से निकालते हैं, ठीक। यानी वैलेंसी हम लोग दो टाइप से निकालते हैं। एक है हमारा, फर्स्ट है हमारा KLMN, ठीक, और सेकंड है हमारा SPDF, ठीक। तो ये जो SPDF है, हम लोग को 10th तक नहीं पढ़ना है। 10th के बाद जैसे ही आगे बढ़िएगा 11th 12th में, तब हम लोग को SPDF जानना है। अभी हम लोग फिलहाल जानेंगे KLMN, ठीक। तो KLMN क्या प्रेजेंट करता है? KLMN ये एलिमेंट का ऑर्बिट प्रेजेंट करता है, यानी कि उसका कक्ष क्या होता है ये प्रेजेंट करता है। तो देखिए ये कैसे प्रेजेंट करता है, इसको भी हम लोग अभी देखते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक। यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, यहाँ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मौजूद होते हैं। ये हमारा K ऑर्बिट है, ये हमारा L ऑर्बिट है, ये हमारा N ऑर्बिट है, और ये हमारा N ऑर्बिट है। सबसे सेंटर के एकदम नजदीक वाला ऑर्बिट K ऑर्बिट, उसके बाद L ऑर्बिट, उसके बाद M ऑर्बिट, और उसके बाद N ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट तो हम लोग जान लिए, ठीक। तो ये कोई एक एलिमेंट है, उसका ये ऑर्बिट है, ठीक। ये चीज हम लोग जान लिए। अब ये हमें बताइए कि इस ऑर्बिट के अंदर कितना ये एटम जो होगा, कितना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, कौन से ऑर्बिट में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे, ये चीज हम लोग कैसे जानेंगे? देखिए, इसको जानने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसका होता है 2n², ठीक। जहां पे n इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये डॉट हम लोग आगे जा सकते हैं। अब देखिए, K ऑर्बिट के लिए 1 रखेंगे, सबसे पहले 1 है, तो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। L ऑर्बिट के लिए 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। उसी तरह M ऑर्बिट के लिए 3 रखेंगे, 2 इंटू 3 यानी 18 हो जाएगा। अब 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर N के लिए 4, ठीक।
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 32। इसका मतलब हो गया कि k ऑर्बिट में 2 रहेगा, l ऑर्बिट में 8 रहेगा, m ऑर्बिट में 18 रहेगा और n ऑर्बिट में 32 ये इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा। अब देखिए ये कैसे मौजूद रहता है, इसको भी आइए अब हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले तो ये आप मौजूद, इसको फॉर्मूला को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, 2n², इसको नहीं भूलिएगा। जहां पे n किसको प्रेजेंट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट करता है, 1 2 3 4 वेरिएबल नंबर को ये प्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, 2n² की मदद से हम क्या होता है इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अब देखिए ये चीज तो हम लोग जान लिए थे। अब एक बनाता हूं बढ़िया सा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को मौजूद करेंगे। L और ये M हो गया, उसके बाद ये N हो गया। ठीक, यहाँ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो गया। तो अब हम लोग जान रहे थे कि k ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, L में 8 है, M में 18 है और N में 32 है। लेकिन एक मजे की बात क्या है, एक इसमें ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट क्या है, M में भी 8 ऑर्बिट होता है, 8 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे और N में 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे। इसमें ट्विस्ट बस एक यही है, एक थोड़ा सा इसमें अंतर है कि k ऑर्बिट में 2 रहेंगे, L में 8 रहेंगे, M में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और उसके बाद N में 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और ये फॉर्मूला हमको नॉर्मली यानी कि एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 30 है यानी कि एटॉमिक नंबर 30 यानी जिंक Zn तक ये फॉर्मूला हम लोग प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। उसके आगे जब जाइएगा तो आपको ये दिक्कत देना शुरू कर देगा। उसके आगे हम लोगों को अभी 10 तक पढ़ना भी नहीं है। 10 के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए हम लोग SPDF का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद करते हैं। फिर हमारा आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें 18, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरह से देखिए क्या मौजूद होता है, k ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, L पे 8 होते हैं, M पे भी 8 और N ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हमारे मौजूद होते हैं। तो देखिए इस बात को तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितने कितने ऑर्बिट में क्या क्या मौजूद होते हैं। तो अब देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग संयोजकता निकालते हैं और संयोजकता क्या होती है। ये हमने अभी जाना कि क्या होती है, किसी तत्व की संयोजन किसी अन्य तत्वों के साथ संयोग करने की क्षमता यानी कंबाइन करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, वो हमारा संयोजकता यानी वैलेंसी कहलाती है। तो देखिए कितना संयोजन करेगा इस बात को आइए हम लोग अब देखेंगे। सपोज दैट देखिएगा आपको स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल जो दिख रहा है तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि सारे का ये एटॉमिक नंबर बताया गया है। ठीक, और उसके साथ ही साथ एटॉमिक नंबर जो है हमेशा हम लोग Z से प्रेजेंट करते हैं, Z इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। Z हमारा क्या प्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर प्रेजेंट करता है। ठीक, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। सपोज दैट अब इसमें से देखिए पीरियोडिक टेबल में से हम लोग क्या करते हैं, Na सोडियम ले लेते हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है, एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स टू 11 होता है। ठीक, तो अब इसको ऑर्बिट पे कैसे सेट करेंगे, KLMN Z का सबसे पहले K ऑर्बिट में 2 हो गया, L ऑर्बिट में 8 हो गया, अब 8 to 10 हो गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां हम लोग M ऑर्बिट में रख देंगे। ठीक, तो ये क्या किया हमने, एक जो है M ऑर्बिट में रख दिया। अब इसको KLMN ये इसको ऑर्बिट पे डिनोट कर दीजिए, यानी इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि 3 ही ऑर्बिट होगा, एक ये और एक ये, 1 2 3 4
5 6 7 8 और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो गया। अब देखिए सबसे पहले कहता है कि ये जो है ना, इसको आप समझिए, मैं जो अभी समझाने जा रहा हूँ इसके बाद अब ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बनाना सीख जाइएगा। अब कैसे सीखिएगा ये बात भी मैं भी बताऊंगा। तो देखिए क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाते हैं। तो ये क्यों जाते हैं? क्योंकि ये सब स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे हम लोग अभी आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं आगे बढ़ के हम सक्सेस करें, स्टेबल हो जाए, अपनी फ्यूचर हो, इनकम हो, हर चीज़ हो, गाड़ी हो, बंगला हो। तो इस तरह से हम लोग स्टेबल होना चाहते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल होना चाहता है, वो अपने आप फ्री होना चाहता है, एकदम फ्री होना चाहता है। जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में एक लास्ट का ये होता है, गैस होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसे ये बोलते हैं, इसे हम लोग उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं। उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैसेस, ऐसे गैसेस जो किसी के साथ, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं वो पूरी तरह से फुलफिल होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एम ऑर्बिट में उनको 8 इलेक्ट्रॉन रहना है, तो उनके एम ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब ये 8 से 9 नहीं हो सकता है और ना ही 8 से 7 हो सकता है। तो ये ऑर्बिट क्या होते हैं, हमेशा स्टेबल होते हैं। इसीलिए हम लोग जब कुरकुरे वगैरह जो खाते हैं इसके अंदर नोबल गैसेस डाला जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसलिए जो कुरकुरे चिप्स होते हैं वो लंबे समय तक फ्रेश रह जाते हैं। तो अब आइए इसको हम लोग देख लिए। तो अब कह रहा है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन और जाएगा तो स्टेबल होगा। ये सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन एम ऑर्बिट में है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको स्टेबल होने के लिए 2 काम करना होगा। 2 काम करना होगा, तो क्या काम करना होगा? पहला काम तो ये किसी को दे दे अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो आपको लगता है क्या कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा? इससे एक है तो ये दे सकता है कि चलो मेरे पास एक है, लेकिन इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा। तो यही होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का बस फेरबदल होता है और इसी से फॉर्मूला बनता है। अब देखिए हम लोग सोडियम का जान लिए, अब इसी तरह क्लोरीन का जानते हैं, जिसमें Z=17 होता है। तब यहाँ KLMN लिख दिया, 2 8 8, सॉरी 7 हो गया ना, 2 8 10 10 7 17। अब देखिए ये था हमारा सोडियम का, ये हम क्लोरीन का बनाते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके एम ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके एम ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है वही इलेक्ट्रॉन क्या होती है, हमारा संयोजकता कहलाती है। यानी इस आधार से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो सोडियम का जो वैलेंसी होता है वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक ही इलेक्ट्रॉन फेरबदल होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और ले सकता है। उसी तरह से हमारा जो क्लोरीन है, वो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो किसी से लेगा, इसका मतलब लेगा या देगा ये मायने नहीं रखता है। जो भी हो, इलेक्ट्रॉन का अगर फेरबदल हो रहा है, जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फेरबदल होंगे उतने हमारे वैलेंसी हो जाएंगे। यानी इस आधार से क्लोरीन का भी जो वैलेंसी है वो 1 हो जाएगा, सोडियम का 1 हो जाएगा। देखिए आप लोगों को मैं कहूंगा कि आप क्या कीजिए कि एक बार 1 से लेकर 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का क्या कीजिए, आप वैलेंसी निकालिए। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपको और 2-3 इसी तरह से हम लोग मान लेते हैं कि ऑक्सीजन का लेते हैं, तब क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो एटॉमिक नंबर जब 8 होगा तो इसका मतलब है कि ये KLMN सबसे पहले इस तरह लिखेंगे, इसमें K में 2 और L में 6 बचेगा। तो 6 बचेगा तो इसमें क्या होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए। जब L ऑर्बिट को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तब क्या होगा, हमारा 8 मौजूद हो जाए, तब ये जाके 8 होगा और ये स्टेबल होगा। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होगा वो 2 हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसी तरह से कार्बन हम लोग ले लेते हैं। देखिएगा कार्बन क्या होता है, कार्बन इक्वल्स टू इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो जब एटॉमिक नंबर इसका 6 होगा तो यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगरेशन कीजिए KLMN
ठीक, 2 और 4, यानी एल ऑर्बिट को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की और आवश्यकता है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स की इसको और आवश्यकता है तब इसको क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी जो हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब आइए अब हम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो नॉर्मली सबसे ज्यादा एग्जांपल यूज करते हैं H2O, इसको देखते हैं। ये हाइड्रोजन H2O, ठीक, तो ये कैसे बना इस चीज को अभी हम लोग आइए देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। ठीक, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मूला बनाने का नियम क्या है। सपोज दैट ए एलिमेंट बी एलिमेंट, इसका वैलेंसी x और इसका वैलेंसी y है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये यहां से ऐसे चला जाता है और ये यहां से ऐसे चला जाता है, यानी AYBX होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सिंपल फॉर्मूला बोलते हैं, यानी सरल सूत्र कहते हैं। और इस सरल सूत्र का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग किसका करते हैं, मॉलिक्यूलर सूत्र का करते हैं। अब देखिए सरल सूत्र और मॉलिक्यूलर सूत्र तो कैसे अलग अलग है, ये दोनों को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अब बताने वाला हूं। अब देखिए ये हाइड्रोजन, इसके अंदर कितना एलिमेंट, एक एलिमेंट, वैलेंसी 1 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता है। ऑक्सीजन, ठीक, 1 1 2, ठीक, इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 6 और चाहिए, सॉरी 8 चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 चाहिए ना। अब ये क्या करेगा कि ये 2 हाइड्रोजन चाहिए इसको, यहां न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यहां न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको हाइड्रोजन कीजिए, इसको ऑक्सीजन कीजिए, इसको हाइड्रोजन कीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो जाएगा। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर अच्छा होगा मैं यहां बनाऊं, ठीक है। तो ये देखिए क्या होता है, ये जब हो जाएगा आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अब इसको स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यानी ये यहां आ जाएगा। फिर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां इसको दे देगा, यानी ये यहां दे देगा, ये यहां दे देगा। अब क्या होगा, अब जब ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, अब ये पूरी तरह या तो खाली रहे या पूरा फुल फिल रहे, ये खाली हो गया और इसके साथ जुड़ गया। तो इसके मुताबिक क्या हुआ, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 हुआ, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 हुआ। 2 हुआ ना ऑक्सीजन का वैलेंसी, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, सॉरी 8 होता है, और इसका वैलेंसी 2 होगा। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, H2O1, यानी कि H2O इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये H2O हमारा क्या हो गया, ये H2O हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, ठीक। और इसके साथ ही साथ जब ये H2O इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ तो इसका वैलेंसी के अकॉर्डिंग सिंपल सूत्र भी यही है, क्यों, क्योंकि जो ये आएगा वो हमारा सिंपल सूत्र भी कहलाएगा। तो यही चीज हम लोगों को समझना था। अब देखिए NaCl को ले लेते हैं। अब इसमें देखिए NaCl में एक चीज हम लोग अभी सीखने वाले हैं, वो क्या सीखने वाले हैं हम लोग, पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्जेस हैं। NaCl का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है, हम लोग जानते हैं, अभी हमने निकाल के दिखाया था। तो अब जब NaCl 1 1, तो Na1Cl1, NaCl बन गया, यानी कि इसका सिंपल सूत्र भी सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। तो इसी तरह से क्या होता है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए CO2 हम लोग देख लेते हैं एक, ठीक। तो CO2 क्या होता है, ये देखिए, C कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। तो C2O4, क्या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला C2O4 लिखते हैं, कभी नहीं लिखते। ये हमारा क्या है, सिंपल सूत्र है जो हमारा डायरेक्ट वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनता है। लेकिन इसका रियल फॉर्मूला कैसे बनेगा, कार्बन है 2 है, उसके बाद न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 1 2, अब 1 2 3 4 इसके अंदर मौजूद है, इसको 4 और चाहिए, ये 4 और किससे लेगा,
न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, 1 2 3 4, ऑक्सीजन का 4 5 6। ठीक, अब ये 4 लेगा या फिर देगा। अब देखिए ऑक्सीजन के पास तो 6 है, ये तो देगा नहीं अपना, तो ये क्या करेगा, इससे 2 ले लेगा। इधर एक ऑक्सीजन इधर भी बना दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इसका मतलब ये कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे C1 हो गया और O2 हो गया, और यही हमारा CO2 फॉर्मूला। अब देखिए ये डिफरेंस है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये सिंपल फॉर्मूला में ये डिफरेंस होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि वैलेंसी कैसे निकलता है, हम लोग किस तरह से फॉर्मूला बनाते हैं और कैसे कैसे स्टेबल होता है, कैसे नहीं होता है, ये सारी चीज हम लोग समझ गए होंगे। अब देखिए एक छोटा सा चीज आप लोगों को और बता देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन को देगा उस पर पॉजिटिव चार्जेस होगा और जो लेगा उस पर निगेटिव चार्जेस होगा। जैसे NaCl, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करता है, एक उसको दे देता है, तब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन एक ले लेता है तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन का होता है संख्या, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। अब जैसे ही इसमें से 11 प्रोटॉन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, तब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो ये पॉजिटिव चार्जेस हो जाएगी। अब इसमें देखिए, अब इसी जगह पे क्लोरीन का ले लेते हैं, तो 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है यहाँ मौजूद रहता है। अब क्या होगा कि 17 और ये 18 हो जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग ये निगेटिव होता है। और इस तरह से हम लोग इसका चार्ज जो है वो किसी भी यौगिक कंपाउंड का हम लोग चार्ज डिनोट करते हैं कि किस पे पॉजिटिव चार्जेस होगा और किस पे निगेटिव चार्जेस होगा। अब देखिए, अब एक छोटा सा चीज और रह गया है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। वो क्या है, देखिए यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा एक बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन और चतुष्बंधन। ये क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए 1 2 3 4 क्या होता है। तो ये जो होता है, ये हमारा एक बंधन मोनोवैलेंट, जिसका वैलेंसी 1 होगा, इसमें वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा, इसमें वैलेंसी 2 होगा, वैलेंसी 3 होगा और वैलेंसी 4 होगा। देखिए नॉर्मली आप समझिए, बस एक लाइन का है, जिसका वैलेंसी 1 है वो मोनोवैलेंट है यानी एक बंधन है, जिसका वैलेंसी 2 है द्विबंधन डाइवैलेंट, जिसका वैलेंसी 3 है वो त्रिबंधन ट्राइवैलेंट और जिसका वैलेंसी 4 है वो चतुष्बंधन यानी टेट्रावैलेंट कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को बताएं कि ज्ञान स्टडी पे क्लासेस स्टार्ट होगी और सभी आप रेगुलर क्लासेस कीजिए। तो थैंक यू, गुड बाय।